तो शाम को दादाजी और दादी सैर कर रहे थे। दादी पीछे थी, साथ में उनके बुआ जी थी, बबीता थी, आगे मैं था, भीम था, मेनपाल PSOs थे, हम चल रहे थे। तो मेरे को वो प्यार से चौधरी बोलते थे। अच्छा। तो कहते चौधरी, ये जो ज़मीन है ना जिस पे अभी सैर करें है, ये तेरी दादी की है। ये चाहे तो अपने को सैर करने से मना कर सकती है। अच्छा, परिवार के संबंध खराब भी हो जाते हैं, सब में होते हैं जी, कोई इशू नहीं। तो जैसे श्रुति हैं और आप हैं, तो आप लोगों की कभी आपस में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हुई? मैं एक बार ऐसे ही हुआ था, विजेंद्र जी के चुनाव में झुंझुनू मेरे पिताजी गए थे। तो वहाँ जनता को यही लगा कि चौधरी बंसीलाल आ गए। फिर उन्होंने स्टेज से बोला था उनकी भी उनके बेटे हैं। इतनी बात तो ऐसा होता, मैं बस में जा रहा था और सामने से दादाजी का बतौर CM काफिला यूँ जाता था। अच्छा। और साथ में कहते रे बंसीलाल गया। सुन के मैं चुपचाप बैठा होता था। हरियाणा रोडवेज यूनिवर्सिटी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, मैं तो काफ़ी कुछ तो तालीम मैंने हरियाणा रोडवेज यूनिवर्सिटी में पाई है, वो काम श्रुति ने कर दिया। अच्छा। और जब मैं बाहर गया, अंदर जाके उन्हें श्रुति ने बोला तो तब उसको मेरे ख्याल से पहचान आ गया था। फिर मैं पूछा, मैं चाची को नमस्ते देना, चाचा जी को नमस्ते देना। अगर तब वो शायद जिंदगी में ठोकरें खा कर बनी है। दादाजी और मेरे पिताजी दोनों के साथ यही बात है, दोनों अपने उसूल के एकदम पक्के। तो इनका कभी एक दूसरे के प्रति ना दादाजी की तरफ से ना मेरे पिताजी की तरफ से अगर मतभेद रहा है तो सिर्फ उसूल को या किसी पॉलिसी को लेकर रहा है। ड्रामेबाज किस्म का होता तो शायद वो शुरू में कहते भाई तू ना आया कर, कह देते तुम क्यों जाता। वो कुछ भी कर सकते थे वो। मतलब हरियाणा की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में वो लेजेंड थे। मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था, कहते अगर तेरी दादी आए या तेरा चाचा आए, पहले तो वो तो अंदर आते और किसी को अंदर मत आने देना, मुझे दिल से मैं बात करनी है। ठीक है। तो इतने में दादी ने देखा, कह रहे भीतर कौन है? दादी मैं दादी पापा आए हुए। अच्छा, खुश हुई, जाके अंदर गए, बाहर आए, दोनों रोए हैं। हाँ। तो खैर इनकी बात चली। आपके परिवार में कहते हैं आपकी जो बहू हैं, आपकी वाइफ हैं, वो आपकी दादी ने पसंद की, ये सच है? मेरी दादी मेरी वाइफ को मेरे से पहले मिली थी। अच्छा। जब दादाजी के जाने के 4 महीने बाद में मेरे पिताजी बोले, कह रहे अब मुझे संतुष्टि है कि माँ अब सही सेटल हो गई, अब ठीक है। कहते क्यों? कह रहे आज रसोई में जाके काम करने वालों को डांट रही थी। अच्छा। तो कह रहे अब इनके योग। तो वो घर छोड़ दिया था उन्होंने, उनकी डेथ? वो उस परिस्थिति दूसरी थी। मैं उसे घड़ी के शौकीन थे, घड़ियां इकट्ठे करने के शौकीन नहीं थे। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति में एक नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा, वो नाम है चौधरी बंसीलाल का। चौधरी बंसीलाल की जिंदगी से जुड़े हुए तमाम पहलू आपने सुने होंगे, लेकिन ये सब पहलू उन लोगों ने सुनाए हैं जो चौधरी बंसीलाल के या तो समर्थक थे या उनकी सरकार में कभी सहयोगी रहे, संगी रहे, साथी रहे। उनके परिवार की तरफ से चौधरी बंसीलाल की जिंदगी के तमाम पहलुओं से परिचित कराने के लिए आज मेरे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं। ये चौधरी बंसीलाल के पोते हैं और इनका नाम है अनिरुद्ध चौधरी। अनिरुद्ध चौधरी आज दिल खोलकर मुझसे बात करने वाले हैं और आपको चौधरी बंसीलाल, चौधरी रणवीर सिंह महिंद्रा जो इनके पिता हैं, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी जो इनके चाचा हैं, किरण चौधरी इनकी चाची हैं, श्रुति चौधरी इनकी चचेरी बहन हैं। चौधरी बंसीलाल जी का अपने पोते पोतियों से कैसा संबंध था, चौधरी बंसीलाल से उनके पोते अनिरुद्ध चौधरी क्या कुछ सीख पाए, परिवार की बहुत सारी बातें, चौधरी बंसीलाल अपने परिवार में कैसा व्यवहार करते थे, आज ये सारी बातें अनिरुद्ध चौधरी से पूछेंगे। और मुझे उम्मीद है कि वो दिल खोलकर चौधरी बंसीलाल से जो उन्होंने सीखा है उसको हमें बताएंगे। इंटरव्यू सुनने के बाद आप भी ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको अनिरुद्ध चौधरी की बातें कैसी लगी। अनिरुद्ध जी, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। थैंक यू धर्मेंद्र जी। एक
फैमिली की ना आइडेंटिटी बहुत मायने रखती है, खासकर अपने हरियाणा समाज में। तो जो चोई बंसीलाल जी थे, अब सबसे पहले कब पता चला कि आपके दादा इतने बड़े आदमी? मैं सही मायने में तुम्हें इस सवाल का मैं जवाब दे ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो धीरे धीरे एकदम एहसास होता है। और वो एहसास कब होता है? जब आपको ज़िंदगी का जो एक मैग्नीट्यूड है, कितनी चीज़ें हैं, कितने लोग हैं दुनिया में, उनकी ज़िंदगियों में क्या क्या हो रहा है, इतिहास क्या होता है, जब इन सब चीज़ों के बारे में एहसास होता है तब जाकर वाकई में पता चलता है कि दादाजी का हरियाणा और देश में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बल्कि मैं आपको यही कहूँगा कि मुझे अब तक पता चल रहा है। अच्छा, तो जैसे उनके 2 बेटे थे, चौधरी सुरेंद्र सिंह और चौधरी रणबीर सिंह जी। तो रणबीर सिंह जी बड़े हैं, बाकी आपकी बुआ हैं सर जी। तो जैसे आमतौर पे जो पारिवारिक होते हैं, राजनीतिक परिवार, उसमें जैसे चोई बंसीलाल से आपके रिश्ते किस तरीके से रहे कि आपके दादा एक चीफ मिनिस्टर थे, इतने बड़े मंत्री थे, तो उनका पोता उनके साथ कैसे व्यवहार करते थे वो अपने पोते के साथ? मैं देखो, मैं एक बच्चा होने के नाते मैं यही बता सकता हूँ कि मेरा उनके प्रति क्या रहता था। मैंने उनको कभी भी घर में एक नेता के तौर पे कभी नहीं देखा। मेरे लिए वो दादाजी थे। अच्छा। तो मैं देखता था कि मेरे पिताजी दादाजी की तरफ कितनी इज्जत से और एक डिस्टेंस रख के बात करते थे। तो मैं मेरे पिताजी से एक डिस्टेंस और एक रिस्पेक्ट, हमारे समाज में ये होता ही, अपने फादर के प्रति, अपने पिता के प्रति एक आदमी एक रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, उचित दूरी जिसको कहते हैं बना के रखते हैं। तो जिस तरह आज भी अगर कहीं पर मेरे किसी कमरे में मेरे पिताजी अगर बैठे हों तो मैं या तो खड़ा होता हूँ या मैं अगर वो बैठने को कहते हैं मैं बैठ जाता हूँ, वरना मैं कहीं दूसरी जगह जाने का वो रहता है, बचने की कोशिश है। हाँ, मतलब यूँ रहता है कि जो बड़े हैं बड़े वही हैं। तो मैं यही देखता था कि जिनसे मेरे पिताजी ने वो एक रिस्पेक्टफुल एक डिस्टेंस बना रखा है, तो जब मेरे पिताजी मौजूद होते थे तब मेरा उनके साथ में बिहेवियर अलग होता था, जब मेरे पिताजी नहीं होते थे तब मेरा बिहेवियर अलग होता था। और कभी भी मैंने अपने मन में कोई बाउंड्री नहीं समझी कि कोई किसी प्रकार की कोई बाउंड्री मैंने दादाजी के प्रति मैंने कभी समझी नहीं। और शायद उनको ये चीज़ पसंद आती थी, क्योंकि शायद ही कोई और था जो उनके साथ इस तरीके से बर्ताव करता था कि जैसी भी हो, कुछ भी हो, जो भी बात पूछनी मैं सीधी पूछ लेता था, जो कुछ सवाल करें जो मेरे मन में वैसा मैं जवाब दे देता था। तो ये एक अधिकार मेरे पास था जिसको मैं उसकी कीमत समझता था, मैं उसको वैल्यू करता था और उसका पूरा उपयोग करता था। अच्छा, हाँ। जैसे चोई बंसीलाल की ऐसे इमेज थी, अब भी हम लोगों की नज़र में भी, जैसे हमारे गांव में एक बार वो स्कूल में आए थे, बहुत ही धीर गंभीर व्यक्ति थे वो, पॉइंट टू पॉइंट बात करना, तो वो ऐसे ही थे घर पे भी? मेरे ख्याल से कई लोगों से हमारे परिवार का एक गुण छुपा हुआ है, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर का। अच्छा। तो दादाजी के भी अगर आप भाषण देखें, उनके भाषणों में लोगों को जो समझाने की जो उनका जो एक तरीका होता था, उसमें हास्य रस, ह्यूमर एक उसका अहम हिस्सा। वो रंगूट का चुटकुला सुनाया करते थे उसमें अपनी जलसों में, मतलब मजाक भी कर लेते थे वो। हाँ, बिल्कुल। मतलब मेरे को यूँ ही मेरी दादी जी पूरी हाजिर जवाब थी, और मतलब मैंने नहीं देखा किसी ने बातों में उनको कभी किसी हिसाब से पीछे छोड़ा हो। अच्छा। मतलब हालांकि मतलब वो खुद बताती थी कि मेरे जब परदादा जी रिश्ता लेके गए थे, मतलब जब उनकी बात जब हो रही थी, तो जब रिश्ता का हाथ रुपया जब दिया था तो एक दिया, तो दादी ने उनको भी कहा था 2 तो दे दे, जोड़ी तो बना दे। तो ये एक मेरे फादर का भी, मेरे पिताजी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर अलग लेवल का है, चाचा जी का भी, मेरी बुआओं का। तो मैं समझता हूँ परिवार का एक अहम हिस्सा में ह्यूमर को मानता हूँ। अच्छा, ह्यूमर को। चूँकि आपकी फैमिली के बारे में थोड़ी
आपकी फैमिली इतनी रिजर्व है कि बाहर बहुत सारी कम बातें निकलती हैं ना। तो जैसे चौबे बंसीलाल थे और उनकी जो पत्नी थी विद्या देवी जी, और दोनों की जो रिलेशनशिप आपने देखे हैं, क्योंकि आप जब वो बुजुर्ग हो गए थे तब आपको उनके साथ रहने का ज़्यादा मौका मिला होगा, तो उनकी रिलेशनशिप कैसे थे दोनों के? सबसे पहले आपने जो बात बोली कि जब उनके ज़िंदगी के दादाजी के जो आखिरी 2 साल थे और दादी के 2010 तक साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसको मैं सौभाग्य इसलिए भी बोलता हूँ कि मतलब एक मन में एक संतुष्टि है कि जो ज़िंदगी का जो सबसे कठिन पड़ाव था उसमें उनकी सेवा करने का मौका मिला, जो बहुत कम लोगों को उतना मिलता है। और दूसरी चीज़ ये थी कि उस समय उनसे बात करने का जो अवसर मिलता था, उनके पास जो समय था बात करने के लिए, वो मेरे लिए बहुत कीमती था। और तीसरी चीज़ ये कि उस समय मेरा उनसे जो एक रिश्ता रहा वो मेरे अंदर, देखो जब तक हम इस धरती पे होते हैं रोज़ आपकी समझ में इजाफा होता है रोज़, तो जब उनसे बातें करने का मेरे को जो समय मिला, उस समय समझ थोड़ी बहुत और आ चुकी थी। तो इसलिए सवाल का नज़रिया और जवाब समझने के नज़रिए में अंतर तब तक आ चुका था। तो मेरे को वो जो समय मिला वो मेरे लिए बहुत कीमती था। और रही इनकी दादाजी की और दादी जी की आपस का रिलेशन, आपस में एक दूसरे को बहुत इज़्ज़त देते थे, बहुत चाहते थे। पर साथ के साथ वही जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक ह्यूमर था, मतलब वो एक अलग ही दर्जे का था। जैसे एक बार हम पीछे, जैसे कोठी में पीछे एक लॉन सा है, उसके आसपास एक पाथ बना हुआ है जिस पे सैर करते थे। तो शाम को दादाजी और दादी सैर करते थे, दादी पीछे थी, साथ में उनके बुआ जी थी, बबीता थी, आगे मैं था, भीम था, मेनपाल PSOs थे, हम चल रहे थे। तो मेरे को वो प्यार से चौधरी बोलते थे। अच्छा। तो कहते चौधरी, ये जो ज़मीन है ना जिस पे अभी सैर करें है, ये तेरी दादी की है, ये चाहे तो अपने को सैर करने से मना कर सकती है। अच्छा। तो दादी ने पूछा कि भाई क्या कहा, तो उन्हें बताया। तो एकदम बोली, भाई दापली तो सुनती थी पर दापली आड़ा टाबर सारा उस है। तो फिर दोनों हंसे। तो ये इनका आपस में हमेशा चलता रहता था। एक बार पूछा मेरे से कि भाई बाबू जी सोचा है कि मैं दादी देखूं ना, क्यों डांटिए, छत्ता मार दे है। अच्छा। हाँ। और दादाजी कमरे से निकलते ही, देख तेरी दादी ने कचहरी लगा रखी होगी। तो इनका यूँ आपस में यूँ, और पर इतना ज़्यादा ध्यान रखते थे एक दूसरे का, बल्कि आखिरी दादाजी के स्वर्गवास से 2 दिन पहले उन्होंने मेरे पिताजी को 2 ही चीज़ कही थी। पहला ये कि बेटा तेरी माँ का ध्यान रखना। अच्छा। बोले बाबूजी आप चिंता ही मत करो उस चीज़ की, करो। दूसरा कि मेरा जो भी आदमी आए ना उसकी कदर करना। तो ये 2 चीज़ें जो आदमी जब पता है कि मेरा अंत आ चुका, उस समय अगर ये जो उनके लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ थी वो उस समय आदमी बात करता है। तो एक तो उनके दादाजी के आदमियों के बारे में उन्होंने कहा, और सबसे पहले मेरी दादी के बारे में उन्होंने। तो ये आपस में इतना, इसका मतलब सबसे ज़्यादा प्यार इन्हीं 2 लोगों से करते थे, है ना। तो जैसे श्रुति हैं, आपकी बहन है, चाचा की लड़की हैं, और परिवार के संबंध खराब भी हो जाते हैं, सब में होते हैं, कोई इशू नहीं। तो जैसे श्रुति हैं और आप हैं, तो आप लोगों की कभी आपस में कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं हुई? मैं सबसे पहले मेरी बड़ी बहन ऋतु का नाम मैं, हाँ, ऋतु से तो चौबे बंसीलाल जी ऐसा कहते हैं कि बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि पहले जो पहला ग्रैंड चाइल्ड होता है। हाँ। तो मतलब कहाँ है ऋतु जी? वो अभी दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। दिल्ली में रहते हैं। क्या उन्होंने क्या किया, किस फील्ड में काम? उन्होंने JNU से उन्होंने MPhil करी थी, और वो हमेशा हर जगह वो टॉपर रही हैं। और ये बात शायद दादाजी को और भी अच्छी लगती थी। और फिर अभी उनका सारा फोकस अगर मैं कहूँ, उन्होंने फिर 1-2 NGOs में आर्ट वगैरह में काम किया था, थोड़ा हीलिंग की तरफ उनका ध्यान रहता है। पर उनका मेन फोकस मेरे ख्याल से उनके अपने जो मेरे भांजे और भांजी उन पे ज़्यादा रहता है।
पर दीदी के प्रति दादाजी का जो लगाव था वो मतलब अलग आपको भी इच्छा होती है? हाँ, मुझे होती थी, बिल्कुल होती थी। क्यों कि भाई सारे टाइम वो पहले वो दीदी का पूछते थे, मेरे से 4 साल बड़ी थे और हर जगह मेरे को तो दीदी को लेकर ये भी दिक्कत हमेशा महसूस होती थी कि जिस टीचर ने उनको पढ़ा लिया उसके बाद मुझे पढ़ा रहे हैं, वो कहते यार कहाँ ऋतु और कहाँ तुम। अच्छा। तो मेरी मदर ने हमेशा एक चीज़ पे हमेशा ध्यान दिया, मतलब जैसे बीच में दादाजी के साथ में जब पापा कांग्रेस में बने रहे थे, दादाजी की खुद की पार्टी बनी थी, तो उस समय क्योंकि आपके पापा से उसी टाइम में पहली बार मिला। अच्छा। जब उन्होंने इलेक्शन फाइट किया तो वो हमारे गांव में आए थे। अच्छा। तो मैं कई देर भ्रम में रहा क्योंकि मैंने चौबे बंसीलाल को भी देख रखा था। मैंने कहा ये कौन, मतलब कॉपी बिल्कुल उनकी है। तो किसी ने बताया, मैं बहुत छोटा था घर में, तो किसी ने बताया कि उनके बेटे हैं ब्राह्मण का। अच्छा। एक बार ऐसे ही हुआ था बिजेंद्र ओला जी के चुनाव में, झुंझुनू मेरे पिताजी गए थे, तो वहाँ जनता को यही लगा कि चौधरी बंसीलाल आ गए। फिर उन्होंने स्टेज से बोला था उनकी भी उनके बेटे हैं। तो अब जैसे उस समय भी मेरी मदर का हमेशा से ये रोल रहा कि हमारे घर में कभी भी चाहे बात ना होती हो, कभी कोई नेगेटिव बात मैंने सुनी ही नहीं, मुझे मतलब पता भी नहीं होता था। अच्छा, रिश्ते खराब थे तब भी नहीं? कभी। अच्छा, आप लोगों से कोई डिस्कस? कभी भी नहीं, मतलब बात ही नहीं कि जो पॉजिटिव अगर बात हो तो हो। कभी मैंने ना चाचा के बारे में, किसी के बारे में मैंने कभी एक मतलब होता ना कि आदमी, मैं अगर मेरे दोस्त से खफा हूँ तो उसके बारे में भी मैं, हो सकता है मैं कह दूँ क्या यार क्या किया उसने ऐसा, ये भी कभी नहीं। अच्छा। तो इसलिए मेरे को और जानने के लिए मेरे पिताजी के जो दोस्त होते थे, लाजू अंकल, मैं उनसे बात करता था अकेले में, जब कि अंकल क्या हुआ, क्या है, क्या बात है, क्या ऐसे क्या। और वो भी मतलब इतने सकारात्मक थे कि कभी नेगेटिव। तो इसलिए मेरे मन में कभी भी, वरना एक साधारण सी बात होती है कि जब समय विपरीत चल रहा हो उस समय मन दिमाग को मिसगाइड करने की कोशिश करता है। तो मेरे कभी वो चीज़ भी नहीं हुई, क्योंकि मेरी माँ का ये हिसाब वो था कि भाई हम पॉजिटिव रहेंगे, सकारात्मक तरीके से आगे चलेंगे। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे सामने मेरे घर का कोई बड़ा है और मैंने नमस्ते ना करी हो, क्योंकि ये नेचुरली बीच सामने आता। हाँ, अभी नमस्ते। अभी मैं पिछले 2-1 साल पहले एयरपोर्ट पे एक बार मिली थी, मैं छोटा हूँ, मैं पहले राम राम करूँगा ना। अच्छा। हाँ, और रिस्पॉन्स आया सामने से? हाँ, उन्होंने कर दिया था। अच्छा। तो जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे पिताजी पुलिस में थे तो उनकी अपनी एक कीमत है उस चीज़ की। तो आपके तो दादाजी भी सीएम थे, वो डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, एक समय में तो भारत के सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन होते हैं। आपके पिताजी भी बीसीसीआई के प्रेसिडेंट तक बने। तो ये जो इतने बड़े लोगों का बच्चा होने का जो एडवांटेज है, क्या आपको वो मिला या फिर आपकी बिल्कुल सिंपल ग्रूमिंग हुई? मैं अब थोड़ा सा आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में जानना चाह रहा था। देखो, हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो हर चीज़ का डिसएडवांटेज। हाँ, की बसें पकड़ी कभी आपने? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल, हर चीज़ का एडवांटेज होता है तो हर चीज़ का डिसएडवांटेज भी होता है। पर मेरे पिताजी और मेरी माता दोनों ने कभी भी मुझे किसी हिसाब से ऐसा नहीं महसूस होने दिया कि भाई तू कोई स्पेशल है, क्योंकि मैं नहीं हूँ। जैसे सब है वैसा मैं हूँ। अच्छा। मैं भारत का नागरिक हूँ, आप भारत के नागरिक हैं, हम सब वैसी ग्रूमिंग हुई है। हाँ, तो जो अचीवमेंट है वो मेरे दादाजी के। आपके नाना के मुंडाल आप कभी बस में गए? नहीं, मुंडाल बस में नहीं गया, दिल्ली गया हूँ, अजमेर गया हूँ। अच्छा। या तो अजमेर में पढ़ता था मैं, तो अजमेर बस में जाता था। दिल्ली जब मैं पढ़ता था तब बस में आना जाना होता था। कितनी बार तो ऐसा होता मैं बस में जा रहा था और सामने से दादाजी का बतौर सीएम काफिला यूँ जाता था। अच्छा। और साथ में कहते रे बंसीलाल गया, सुन के मैं चुपचाप बैठा होता था। तो मेरे को तो उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज या जनता से मिली है। अच्छा। तो बैठ के बात करें, न्यू हमारे गाँव में न्यू आया था, साथ वाला आदमी बैठा हुआ बस में साथ में मुझे बता रहा होता था उस दिन भाई हमारे गांव में न्यू आया था, न्यू कर दिया। अब जान दे इसी स्पीड तक काम होया। तो कितनी चीज़ें तो मेरे को ऐसे ही पता चली। हरियाणा रोडवेज यूनिवर्सिटी जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी होती है, मैं तो काफ़ी कुछ तो तालीम मैंने हरियाणा रोडवेज यूनिवर्सिटी में पाई है। दिल्ली जब जाते थे बस से बैठ के जाते थे। ये तो मतलब और आनंद भी आता था। अच्छा। क्यों
थोड़ा सा मेरे को शौक रहता है लोगों के बीच में बैठ के अगर बातें होना, तो मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे बताते नहीं थे आपको ना? बस मैं तो आप बताऊँ, जब वकालत शुरू करी मैंने, तो उस समय जब मेरे सीनियर मोहित माथुर जी हैं, दिल्ली में किया आपने? दिल्ली में ही। तो उनके साथ में एक उनके पार्टनर थे, वो मेरे सीनियर नरेंद्र मान जी। तो मैं नरेंद्र मान जी को किसी के माध्यम से जानता था, तो मेरा बायोडाटा उनके पास गया। तो जब उनके पास बायोडाटा गया तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा बाहर श्रुति की गाड़ी खड़ी थी। श्रुति उसी जगह पे काम करती थी, प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, वो उस टाइम काम करती थी। तो मैं अंदर गया, वहाँ सामने बैठी, मैंने हेलो किया। उन्होंने उस समय पहचाना नहीं, अब इतना टाइम हो गया था, नहीं पहचाना होगा, मैं तो पहचानता था। तो अंदर मोहित माथुर जी के पास इंटरव्यू हुआ, बड़ा अच्छा गया। वो अब कोई नया आदमी कहीं काम करते तो उन्हें बोला मेरे को कि हम ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सपीरियंस चाहिए। कितना पैसा मिला आपको उस पहली नौकरी से? वो एक सिस्टम अलग था, मैं कहूँगा तो शायद मोहित जी नाराज़ ना हो जाए मेरे से। अच्छा। तो बहुत कम था। उनका एक सिस्टम था, बहुत बिल्कुल जायज़ सिस्टम था कि इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा, उसके अलावा जिस केस में आप मेहनत करोगे, सारा करोगे, उसमें से फिर आपको शेयर मिलेगा। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था सिस्टम वो, क्योंकि मुझे सूट करता था। कभी बाबूजी को मेरी ज़रूरत पड़ गई, मेरी मदर को ज़रूरत पड़ गई, तो मैं आ सकता हूँ। सिर्फ इतना ही पता कि उस चीज़ के पैसे नहीं मिलेंगे। और मैं कब इतना कहा था कि मैं आपको बता के जाऊँगा, मैं मझधार में छोड़ के नहीं। आपने ये नहीं बताया कि आप 24 बंसी ना, मेरे बायोडाटा में तो ना कुछ था। वो काम श्रुति ने कर दिया। अच्छा। और जब मैं बाहर गया, अंदर जाके उन्हें श्रुति ने बोला, तो मेरे तब उसको मेरे ख्याल से पहचान आ गया था। फिर मैं पूछा, मैं चाची को नमस्ते देना, चाचा जी को नमस्ते देना। अगर तब उन्होंने बोला कि तो मेरे ताऊ जी का लड़का है। कह रहे हैं। उन्होंने बायोडाटा देखा सारा, मुझे बताई बाद में। कह रहे फिर किसने कहीं लिखा तो है ही नहीं। तो बोले करे, तो ये बात उनको बहुत पसंद आई थी मेरे सीनियर को, क्योंकि वो भी, उनके फादर दिनेश चंद माथुर जी भी बहुत जाने माने वकील थे। उनके दादाजी भी ताराचंद माथुर जी, 30 हज़ारी कोर्ट का सेंट्रल हॉल उनके नाम पे, ताराचंद माथुर जी के नाम पे। तो वो उनके पोते होने के नाते वो चीज़ समझते थे कि कोई व्यक्ति अगर अपनी खुद की डिस्टिंक्ट पहचान बनाना चाह रहा है, शायद इस चीज़ का उनको ज़्यादा लगाव हुआ, इस कारण उन्होंने मेरे को अपने पास रखा उस समय। और मतलब उनके साथ काम करने में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत अच्छी दोस्तियाँ बनी वहाँ पर, क्योंकि आप जब दिन रात काम कर रहे हो, चेंबर से चेंबर धक्के खा रहे हो, कोर्टों में धक्के खा रहे हो, सब कर रहे हो, तो जो बॉन्ड बनता है वो ऐसा बनता है जो जीवन भर का बॉन्ड होता है। ठीक बात है। अनिरुद्ध जी, जो आपके पिताजी हैं, मैं उनसे 2-3 बार मिला, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मतलब वो उनसे कोई इजीली मतलब हंसते नहीं होंगे। वो बहुत सीरियस पॉलिटिशियन हैं क्या? मतलब ऐसे ही हैं वो? जो मेरे पिताजी को अच्छे से जानता है, वो हमेशा एक बात कहते हैं कि बाहर से जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नर्म हैं। नारियल वाला मामला है। हाँ। और मेरे ख्याल से वो जो सख्ती भी उन्होंने जो बनाई, वो शायद ज़िंदगी में ठोकरें खा कर बनी है। क्योंकि मैं मेरे मामा से बात करता, पूछता, तो वो बताते थे कि पहले हम जब देखते थे जीजा जी को, तो कह रहे हमेशा हंसते खेलते मजाक, वो ऐसे रहते थे। और पर उनकी जो अगर सबसे अहम बात मैं कहूँ, वो बाबा गुलाब गिरी जी के परम भक्त। अच्छा। तो बाबा जी के साथ उन्होंने समय भी बताते थे, सब कुछ वो करते थे। तो साथ की साथ में बाबा जी ने उस समय उनको कुछ चीज़ें बोली थी, वो चीज़ें यूं की यूं फॉलो करते आए। कि खैर वो व्यक्तिगत चीज़ है, तो मैं नहीं समझता मुझे यहाँ पे बोलनी चाहिए। जो उन्होंने गुलाब गिरी जी ने जो उनको बोला उन्होंने फॉलो किया। तो मतलब उसमें वो यूँ कहते भाई कमर टेढ़ी होगी पर मैं चीज़ नहीं छोड़ी है। अच्छा। तो उसमें अपने उसूल, उनका दादाजी और मेरे पिताजी दोनों के साथ यही बात है, दोनों अपने उसूल के एकदम पक्के। तो इनका कभी एक दूसरे के प्रति ना दादाजी की तरफ से ना मेरे पिताजी की तरफ से अगर मतभेद रहा है तो सिर्फ उसूल को या किसी पॉलिसी को लेकर रहा है। उसके अलावा, क्योंकि मैं वहीं था जब वो इतने समय बाद एक दूसरे से मिले तो क्या था वो जब मिले तो कैसा, मतलब उनका असल में 14 साल बाद मिले। हाँ।
तो मैं दादाजी के पास में, उनके बीच में जो तबीयत थोड़ी ख़राब होती थी, तो मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल में चला जाता। मैं पिताजी को बता के जाता था कि मैं जा रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं था कि मैं उनसे परमिशन लेके जाता, मैं उनको बता के जाता था मैं जी वहाँ जा रहा हूँ। वो तो बिल्कुल जा, तो जाके बैठता था, थोड़ी बात होती थी। शुरू में जब तक उन दादाजी ने मेरे ख्याल से गेज नहीं किया अपना कि भाई अब 14 साल बाद आज इस लड़के की क्या स्थिति है, मन कैसा है। वो इतने महान आदमी थे कि ये मेरे ख्याल से उनके अंदर इनबिल्ट रहा होगा। और तो मैं उनके पास बैठता था, बात हुई करता, जब भी मुझे पता चल जाता था मैं उनके पास मैं ज़रूर जाता था। 1-2 बार जब मैं गया तो वहाँ पर 1-2 बिचौलिए से ऐसे थे जिन्होंने एक बाधा खड़ी करने की कोशिश करी थी, और मैं यूँ ही उनको भी मैं हाथ जोड़ के मैं निकल गया, क्योंकि मेरा एक ही इंटरेस्ट था, एक ही रुचि थी कि दादाजी के साथ में मुझे समय बिताना था। और उनको ये पता होना ज़रूरी था कि उनका पोता कैसा है और उसके पोते के दिल में उनके प्रति क्या है। उनको कोई मूर्ख तो बना नहीं सकता था। हाँ, अगर मैं शायद नहीं, हाँ मेरे ख्याल से तो नहीं। अगर मैं कोई ड्रामेबाज किस्म का होता तो शायद वो शुरू में कहते भाई तू ना आया कर। हाँ कह देते तुम क्यों जाता। वो उनको कुछ भी कर सकते थे वो। मतलब हरियाणा की राजनीति में, हिंदुस्तान की राजनीति में वो लेजेंड थे। तो फिर धीरे धीरे हमारी बात होती थी। फिर वो मेरे से पूछते थे कि बीसीसीआई के चुनाव का क्या चल रहा है, जब शरद पवार जी से के सामने। अच्छा, मेरे इसमें भी इंटरेस्ट था। हाँ, उस टाइम वो पूछते थे। फिर जब मेरे पिताजी जीत गए चुनाव, शरद पवार जी को उन्होंने हराया, तो उसके बाद मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा मैं जाके दादाजी का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, एक बार पूछ लेते हैं। मैंने उनसे पूछा और कहते हाँ, कहते कल मैं कोठी पा लूँगा, शाम को आ जाए यहीं पे। तो शाम को मैं गया मेरे पिताजी के साथ में, और मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था, कहते अगर तेरी दादी आए या तेरा चाचा आए, कहते तो वो तो अंदर आ जाए और किसी को अंदर मत आने देना, मुझे दिल से मैं बात करनी है। ठीक है। तो इतने में दादी ने देखा, कह रहे भीतर कौन है। दादी मैं दादी पापा आए हुए। अच्छा, खुश हुई, जाके अंदर गए, बाहर आए, दोनों रोए हैं। हाँ। तो खैर इनकी बात चली। दोनों मतलब खूब रोए उस दिन? मुझे नहीं पता। अच्छा, अंदर क्या नहीं बताया। दादी ने जो बोला, अब क्या पता आंसू आए हुए हैं दोनों को या दोनों रोए। हाँ, उन्हें यूँ बोला। फिर आदत मेरे पास बैठते, मैंने दादी मैं यहीं रहता हूँ, मैं इनको बात कर लें, करें हाँ ना ठीक है तू यहीं रहे। तो उसके बाद में फिर बात शुरू होती रही। फिर जैसे इस चीज़ से कुछ बिचौलिए थे ऐसे जो बहुत परेशान हुए थे। अच्छा। हाँ, कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि कईयों की वाकई में अगर मैं कहूँ तो दुकान चलती इसी चीज़ में कि भी आपस में वो तो हाँ, तो ऐसे लोग तो होने चाहिए दरबार में ना, होते ही हैं। नहीं, वो जिस तरह लोग कहते थे मेरे पिताजी के बारे में भी कि भाई ये तो जंगी घोड़ा है, हम दरबारी घोड़े हैं। और मेरे पिताजी ऐसे हैं कि उनको जंगी घोड़ा होने में गर्व महसूस होता है कि भाई ज़रूरत के समय। लेकिन आपका बहुत ज़्यादा फायदा तो उन्होंने उठाया भी नहीं। मेरे दादाजी को किसी ने एक बार, जब दादाजी 96 में सीएम बने थे, उसके बाद मेरे ख्याल से 97 के आसपास की बात है, एक आदमी मिला था, एक है उनके बड़ा क्लोज था, उन्होंने मुझे बताई कि एक आदमी आया और आपके पिताजी के बारे में बोलने लगे कि जी वो तो आपके नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो दादाजी ने उस समय कहा, पहले सुन बात मेरी, मेरा छुरा है, मुफ्त जानू हूँ। फिर अगर 2 लाइन लगी होंगी, एक में जो होगा कि यहाँ से मेरे नाम का फ़ायदा मिल रहा है, और दूसरा है कि मेरिट पे काम हो रहा है, वो मेरिट ऑन लिस्ट पे खड़ा पाओगा वो। तो वो जानते थे, उनको गर्व था। मुझे बोल मेरे ख्याल से उनके चुनाव प्रचारों में भी एक ही बार गए वो, मुंडाल लास्ट। हाँ, पहला और लास्ट ही कह लीजिए। पर अभी इस समय जो भी हमारे परिवार के सदस्य अभी जीवित हैं, उनमें से मेरे पिताजी और मेरे फूफाजी ही ऐसे हैं जिनके चुनाव प्रचार में दादाजी गए। और वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता।
कुछ लोगों ने उस समय भी अड़चन डालने की कोशिश करी थी कि भाई नहीं जाए नहीं जाए। तो मैं जब स्टेज पे उनके साथ मौजूद था, मुडाल की बात है ना, ये धनाना की बात, मुडाल हल्के में धनाना की बात है। मैं दादाजी के साथ मंच पे 2 ही बार रहा था। एक बार हरियाणा विकास मंच का जलसा मेरे पिताजी ने नहीं मुंडाल में कराया, मुंडाल में स्कूल के ग्राउंड में कराया था। उस समय मैं दादाजी के साथ ही गया था स्टेज पे। उसमें वीरेंद्र सिंह जी थे, मेरे पिताजी ने कराया था। तो मेरे पिताजी उस समय भी स्टेज पे नहीं थे, नीचे खड़े थे कि भी बाबू जी का। तब मैंने दादाजी की स्पीच पहली बार उस समय सुनी थी, देवीलाल जी की सरकार थी। तो मेरे अब तक याद है, बच्चा ही था मैं, पर कह रहे भाई लोग मैंने यूँ कहे हैं कि सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, कह जाए या मुख्यमंत्री रह गए तो कुएं खुदवा देगा। तो मैं इस तरह वो ह्यूमर वाली बात उनकी जो थी, तो वो कई, पर वो दौर भी ऐसा था। ये चौधरी बंसीलाल जी का, चौधरी देवीलाल जी का, चौधरी भजन लाल जी का, मेरे ख्याल से वो लेजेंडरी दौर था हरियाणा की राजनीति में। एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी थी और साथ के साथ में राजनीतिक रूप से मतलब धुर विरोधी भी थे। तो और हर एक का अपनी अपनी क्वालिटी रही, और मेरी कोशिश ये रही कि जिसकी जो क्वालिटी अच्छी हो वो ऑब्जर्व कर उसका आकलन कर जो उससे सीखा जा सके सीखना चाहिए। अच्छा अनिरुद्ध जी, आप जैसे आपके परिवार में कहते हैं आपकी जो बहू हैं, आपकी वाइफ हैं, वो आपकी दादी ने पसंद की, ये सच है? मेरी दादी मेरी वाइफ को मेरे से पहले मिली थी। अच्छा। और आपके जो ससुर हैं, हाँ, वो और चौधरी बंसीलाल जी दोस्त थी? नहीं, मेरे ससुर के जो फादर थे, अच्छा, वो उनका और दादाजी का आपस में अच्छा रिलेशन था। और क्या नाम उनका? उनका नाम था श्री एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता, हाँ। दिल्ली में रहते थे वो? दिल्ली में रहते थे, और एक घर छोड़कर रहते थे सर्वप्रिय विहार, सर्वप्रिय विहार में। और उनकी मतलब उससे भी पहले, सर्वप्रिय विहार बनने से भी पहले, मतलब मेरे इन लॉज की शादी में उनके मेरे फादर इन लॉ के सब सिस्टर की हर शादी की एल्बम में मेरे दादाजी की फ़ोटो उनके साथ मिली। हाँ। अच्छा। एक फ़ोटो मेरे पास है जिसमें उनकी शादी में मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को आशीर्वाद मेरे दादाजी देने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो मेरी दादी और मेरी वाइफ की दादी वो अच्छी फ्रेंड्स थी आपस में। तो उन्होंने जब मेरी वाइफ को देखा था, मैं तो मिला भी नहीं था तब तक, तो उन्होंने कहा था भाई बड़ी अच्छी लड़की है भाई, इसने हम लेंगे, सुतरी छोरी है। हाँ सुतरी। तो इस तरह से उन्होंने कहा था। अब क्या पता, तो उस समय सरस्वती बैठी है उनके ज़बान पे। आपकी दादी कहते हैं कि 10 आदमियों को भी खाना खिला दिया करती। वो दादी लेजेंड थी। मतलब 10 आदमी को क्या, कितनों को भी खाना खिला दें, पर हाजिर जवाब ऐसी थी। और उनकी फैमिली, मतलब भूथन से, हाँ, उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी फैमिली है। मतलब मैं जब वहाँ जाता हूँ, हर एक मेंबर से मिलके मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। मेरे जहाँ चाचा वगैरह सबसे बहुत अच्छी फैमिली है। और दादी मतलब बचपन से ही बताते हैं वैसे मजाकिया, खुश मिजाज। और मैंने कहीं पढ़ा था कि उनकी जो रिश्ता होने की कहानी है वो ये थी कि आपके गांव में कुएं थे मीठे पानी के, तो उनकी ये कंडीशन थी कि हम वहाँ पे आएंगे छोरी को जहाँ मीठे पानी का कुआं होना चाहिए। वो मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि एक किसी मतलब मुझे भाई बुआ ने बताया था मेरे को, और दादी ने भी एक बार बताया था कि एक यूँ बैठे थे सामने, कहते उनके मेरे दादी के पिताजी थे। तो एक बोल, पहले किसी और की कोई बात थी, तो दादी ने बोला ना मेरे को इससे शादी नहीं करनी। वो कहीं कहते क्यों? तो यूँ बोलता वो न्यू सा चेहरे में न्यू कर रहा है वो। तो फिर उन्होंने दादाजी की तरफ पॉइंट किया कि कहते इससे कहते भाई ये तो इनका घर भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, कहते इसमें पैसे वैसे नहीं है ज़्यादा, तो मेरे बाग में होंगे तो आ जाएंगे इसके पास भी। ऐसी पॉजिटिविटी थी। हाँ, ऐसी पॉजिटिविटी। तो चौधरी बंसीलाल जी के निधन के बाद कितने साल तक जिंदा रहे आपकी दादी? 2010 तक। 2010। तो वो आप लोगों के साथ में? हाँ, यहीं पे, इसी घर में? हाँ, यहीं पे थे। और तो मैं कई बार मेरे पिताजी से सुनता हूँ कि जब दादाजी के जाने के 4 महीने बाद में
मेरे पिताजी बोले, कह रहे अब मुझे संतुष्टि है कि माँ अब सही सेटल हो गई, अब ठीक है। कहते क्यों? कह रहे आज रसोई में जाके काम करने वालों को डांट रही थे। अच्छा, तो कह रहे अब इनके योग। तो वो घर छोड़ दिया था उन्होंने उनकी डेथ? वो उस परिस्थिति दूसरी थी, मैं उसके बारे में मैं बात में करना नहीं चाहता। पीड़ादायक बात है। हाँ, मैं बात नहीं करना चाहता उसके बारे में। वो वरना कौन वो अपना बाबू जी का बनाया बड़ा घर क्यों छोड़े? नहीं। अच्छा अनिरुद्ध जी, जैसे आपने बताया कि आपने बहुत ही एक सामान्य सा जीवन जिया है, एक दादा आपके एक्स CM होते हुए भी, पिताजी आपके BCCI के, तो ये जो क्रिकेट वाला जो मसला है ये कैसे फैमिली में आया? क्योंकि आप भी क्रिकेट में आपकी भी पूरी दिलचस्पी है। मैं ये नहीं, मैं मेरा जीवन सामान्य बेशक रहा हो, मैं हर चीज़ को मुझे एक्सपीरियंस करवाया मेरे पेरेंट्स ने हर चीज़ में, परंतु मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे इस परिवार में जन्म होने के कारण मुझे कुछ अपने आप नेचुरल एडवांटेजेस कई चीज़ों में मिलेंगी वो, ठीक। और इसीलिए मैं इस चीज़ का फ़ैन हूँ कि ये चीज़ समझते हुए, क्योंकि मेरे से पहले तो मेरे पिताजी ने ये चीज़ देखी होंगी, ये चीज़ समझते हुए उन्होंने ये किस तरीके से इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि भाई हर चीज़ में इसको ज़मीन का पता होना चाहिए, और जहाँ पे भी किसी तरीके से बात आए, कुछ आए, तो इसको पता होना चाहिए क्या। जिस तरह मेरा जब मैं हरियाणा के लिए अंडर-19 जब खेला था, तो आप खेलते थे क्रिकेट? हाँ बिल्कुल। मैं मेरे दोस्त यहाँ पे भिवानी में जोगिंदर, संजय, चाचा भी खेलते थे क्रिकेट? हाँ बिल्कुल, मैं तो उनसे ग्राउंड पे मुलाकात होती थी। अच्छा, तो हमारा 4-5 जनों का। सुरेंद्र सिंह जी के साथ आपके अच्छे थे लिए? मैं जब भी हमारी मुलाकात जब भी होती थी, हाँ। बहुत पॉजिटिव रहते। थोड़े आपके पिताजी से बहुत अलग नेचर के इंसान थे ना? दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था। हाँ। दोनों के तरीके अलग थे। मैं ये कहूँगा कि दादाजी की तरह मेरे पिताजी थे और दादी की तरह मेरे चाचा थे। ये मेरा अपना अनुमान है, ये मेरा अपनी जजमेंट, असेसमेंट है, मेरी अपनी असेसमेंट है। बड़ी जाहिर सी बात है कि माता पिता दोनों के गुण सब में होते, पर अगर एकदम जो पहले अगर देख के झलक हो या वो हो, तो वो चाचा का ज़्यादा दादी जी जैसा था और पापा का ज़्यादा दादाजी जैसा नेचर था। और मेरे पिताजी के मन में चाचा के प्रति कितना मतलब प्यार था, वो मुझे पता नहीं था। जिस दिन मेरे चाचा की डेथ हुई तब मेरे पास फ़ोन आया, पापा का फ़ोन आया। मुझे तब तक खबर मिल चुकी थी। मैं मेरे जो सीनियर थे मोहित माथुर जी हैं, उनके साथ हमारी उस समय मीटिंग चल रही थी कि अगले साल का हमारा क्या प्लान होगा, क्या टारगेट्स होंगे, वो बात चल रही थी। उस दौरान उनके पास फ़ोन आया था। उन्होंने मेरी तरफ एकदम देखा, बोला प्लेन क्रैश। उन्हें मेरी तरफ देखा तो मेरा दिमाग सबसे पहले ये चल उठता, मेरे पिताजी BCCI प्रेसिडेंट थे कि वो भी मूवमेंट करते थे। तो मेरे सब पहले ध्यान है पापा का है इस समय, तो वो दादाजी के साथ में थे उस समय। फिर मैं कहा फिर प्लेन क्रैश। मैं फ़ोन रखते बोला अनिरुद्ध तुम जाओ, तुम्हारे आई बिलीव देयर बीन अ क्रैश, प्लेन क्रैश बोला उन्हें, क्योंकि उस टाइम तक ये नहीं पता था कि हेलीकॉप्टर क्रैश है क्या, ये है आप जाओ। तो बाहर वहाँ से निकला, इतने में फ़ोन आया मेरे फादर का। मैंने उठाया, मुझे उनकी आवाज़ ही पहचान में नहीं आई। मेरे परदादा जी की आवाज़ थी, वैसी आवाज़ मुझे लगी। मैंने एकदम नंबर देखा, मैं पापा का, मैं हेलो, वो रो रहे थे। तो उनकी और उसको अपने आप को काबू रख रहे थे दादाजी, और वो साथ में थे। अरे बेटा, मैं जी मुझे पता चल चुका है, क्योंकि बोलेंगे मैं, और मैं अभी सीधा रो रहे थे, लिटरली मैं जी मैं अभी सीधा श्रुति के पास जा रहा हूँ। और मैं वहाँ हाई कोर्ट से निकलकर, दिल्ली हाई कोर्ट से निकलकर सीधा सुंदर नगर में पहुँचा था। वहाँ पर मेरे से पहले एक राधा रणधीर सिंह जी जो IOA के प्रेसिडेंट रहे हैं वो, और एक व्यक्ति और था, तीसरा व्यक्ति वहाँ पे मैं पहुँचा था। पहुँचे थे और मैंने जाके उस समय सीधा श्रुति को ये बोला था, श्रुति कोई जो भी काम है मुझे बताती रहना। मैंने सीधा ये बोला था। फिर इसमें में और लोग आने लगे, ये वो धीरे धीरे मैं साइड में होना शुरू हुआ, होने में लगता गया। फिर मेरे को फ़ोन किया दादाजी ने कि वहाँ से कहते बेटा तू भिवानी आ जाए। तो इनको बता के आया कि बॉडी सीधी भिवानी लानी है। तो मैंने उनको बताया दादाजी ये कह रहे हैं। और फिर वो जो सत्यप्रकाश सांगवान जी रहे,
जो सतपाल सांगवान के छोटे भाई कस्टम्स में थे, ने मुझे बोला पापा ने अकेले मत आना, किसी को साथ लेके आना। तो वो हम दोनों साथ में आते, रास्ते में मुझे कुछ बता रहे थे कि भाई साहब, उन्होंने कहा ये सारी बातें आप श्रुति को ही बताना, मुझे मत बताओ। तो तब मुझे पहली बार असली में एहसास हुआ कि उनके मन में, मेरे पिताजी के मन में मेरे चाचा के प्रति कितना प्रेरणा था। भाई तो कहते हैं ना बोझा होता है, चाहे आपके रिश्ते कैसे। अब बचपन इनका साथ गुजरा कितनी, अब मैंने सही मायने में बताऊं धर्मेंद्र जी, आपके और लोगों के साथ दादाजी पे मैंने इंटरव्यूज़ देखे। किसी ने दादाजी का साथ 10 साल दिया, किसी ने दादाजी के साथ 20 साल दिया। पर अगर मैं एकदम टाइम के हिसाब से मैं ब्रेक डाउन करूं, मान लो किसी व्यक्ति ने 10 साल दादाजी के साथ बिताए हैं, तो हो सकता है वो महीने में कुल मिलाकर दादाजी के साथ में उनको 20 मिनट मिले हों। हाँ, ठीक बात है। तो अगर 10 साल, अगर मतलब पूरे आप जो बिल्कुल क्लोज हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अपने 2 दिन लगा लो पूरे 10 साल में, ठीक है, 2 दिन लगा लो, मतलब एक हफ्ते में मैं उनसे ज़्यादा वो होता था। और मतलब मुझे देख के हंसी भी आती कि वो बहुत सारी अलग दोस्त भी होते हैं। हाँ, होते ही है, क्योंकि दादाजी, और मैं तो लकीली मैंने चौबे बंसीलाल जी पे जितना काम किया शायद ही किसी ने नहीं किया हुआ है। मैं तो ढूंढ के लाया हूँ। बिल्कुल, और ये इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि मैं हमेशा से ये चाहता था कि भाई उनकी लाइफ पे केंद्रित कोई हिस्टोरियन हो, तो ये हमारी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगले 5 साल में मैं यही कोशिश करूँगा कि जहाँ से भी जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट रिलेटेड चीज़ें हैं, जो वो सारी बातें हैं, वो हर उनका एक तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना जरूरी सेंटर होना चाहिए उनके ना। हाँ। मैं तो पहली बार हैरान हुआ जब मैंने बड़ी मुश्किल से एक दोस्त के माध्यम से उनका स्पीच जुटाई। और वो यूट्यूब पे पहले स्पीच हैं जो चौबे बंसीलाल जी की, और उनको लाखों लोगों ने देखा। बिल्कुल, तो इसका मतलब लोग आज भी चौबे बंसीलाल के प्रति सम्मान है और उनको जानना चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं इस मामले में मेरे से जो आप सहयोग हो पाएगा मैं आपका करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे आप और आगे डेप्थ में जाएं। जैसे मैं काफ़ी मतलब मैं एक बुक भी उन पे ऊपर लिख रहा हूँ, और वो मैं कोशिश करूँगा कि 2025 तक मैं उसके लाऊँ, क्योंकि उनके ऊपर अभी तक जो लिखा गया है वो बहुत कम है। बिल्कुल। जैसे मैं अगर बिजली की बात करूँ, एक आम धारणा ये है कि उस समय केंद्र से पैसा आया तो हरियाणा को बिजली मिल गई है। जो उस समय बिजली बोर्ड के जो चेयरमैन थे वो पीएन साहनी जी थे। पीएन साहनी जी को मेरे पिताजी बहुत पसंद करते थे, उनके आपस में बहुत गहन संबंध था। और साहनी जी ने मेरे फादर को बताया था कि कैसे बिजली उस समय आई और पैसा कैसे आया था। अब एग्जैक्ट जो आंकड़े हैं वो मेरे फादर को ज़्यादा पता है, क्योंकि अब हम इंटरव्यू कर रहे हैं तो मैं कोई ऐसा आंकड़ा नहीं बोलना चाहता। पर उन्होंने साहनी साहब को बॉम्बे भेजा LIC के टॉप ब्रास से मिलने के लिए। LIC से लोन लेने की बात करी। अच्छा। LIC से लोन लिया, बस ये शर्त थी कि सारा पैसा एक समय पे चाहिए, क्योंकि मुझे एक समय मतलब जल्दी से जल्दी मुझे बिजली लेके आनी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम और भी प्रदेश मांग रहे हैं तो हम अकेले हरियाणा को कैसे दे सकते हैं। तो उसका दादाजी ने ये हल निकाला कि औरों को आप अगर मान लो 6% दर्जे पे देते हो, हमें 6.5 पे दे दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप दे दो, पर एक समय पे दो। फिर उनकी डिमांड थी कि चौधरी साहब हमारे पास आएंगे और हमारे साथ लंच करें। उन्होंने कहा कि ठीक है आएंगे, परंतु 20 आदमी से ज़्यादा आदमी नहीं होंगे। तो इस तरह करके बातें वगैरह हुई। और साहनी साहब ने उस समय बोले, क्योंकि मेरे दादाजी की उम्र उस समय 41-42 साल थी, तो वो एक एक्सपीरियंस्ड एडमिनिस्ट्रेटर नहीं उनको कोई मान रहा था। और ये जो थे सीनियर IAS ऑफिसर थे, कह रहे यार 0.5% एक्स्ट्रा करना, कहीं ये अब इस चीज़ का इशू ना बने, कैसे होगा। कह रहे अगले दिन ही चौधरी बंसीलाल ने चंडीगढ़ पहुंच के कैबिनेट मीटिंग बुलाई और उसमें इसको अप्रूव कराया
और फिर आगे बढ़ेगा। तो तब मुझे यकीन हो गया कि ये लड़का काम का पक्का है और ये करके रहेगा। तो मतलब ये जैसे ये किस्सा है, इसकी कई चीज़ें जो लोगों को मतलब पता ही नहीं है। अब जैसे मैं अगर फिर दादाजी के आखिरी 2 साल के दौर पे आऊँ, तो मैंने मेरे सीनियर मोहित माथुर जी से बात कर रखी थी। उनका दफ्तर हौज खास में था जो कि सरपे विहार के पास है। हाँ जी। तो मैं उनको यही बोलता था कि कोर्ट से फ्री होकर सीधा दफ्तर जाने के बजाय मैं 2 घंटे दादाजी के पास लगा कर आऊँ। तो वो बहुत इस मामले में अकोमोडेटिंग थे, करे ठीक है तो करके आ जाना। तो मैं कोर्ट से रोज़ पहुँचता था सरपे विहार, 2 घंटे उनके पास बैठता था और फिर उनसे परमिशन लेके मैं चला जाता था। और मेरे पिताजी उस समय BCCI प्रेसिडेंट होने के बावजूद जितना समय, जितने दिन मतलब दादाजी के साथ में, क्योंकि बड़ी देखो नेचुरल सी बात थी, चाचा जी के गुजरने के बाद दादाजी अंदर गैप भी भरना, वो 14 साल का गैप भी तो भरना चाह रहे होंगे अपना ना, नहीं उसी वो एक टाइम जो अपने पिता के लिए खोया। मेरे से अगर आप पूछो तो सब वो गैप तो वो उस एक शाम को जब वो मिले थे तब भर गया था, इसी उस, क्योंकि गैप दिल में नहीं था। बाप बेटे के संबंध तो वो दोनों ही जानते। हाँ, दिल में नहीं था। पॉलिटिकल कुछ चीज़ें बेशक हुई हों, जैसे भी हों, क्योंकि मेन क्या था, मेरे पिताजी ने यही उनको कहा था कि भाई कांग्रेस पार्टी का आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो मेरी समझ ये कहती है कि कांग्रेस ने छोड़नी, अभी आपसे सीनियर कोई है नहीं कांग्रेस, मैं लोगों की ज़िंदगी निकल जाती है इस पोजीशन पर पहुंचने। और मैं कई बार सोचता हूँ अगर दादाजी ने मेरे फादर की बात मान ली होती तो 91 में राजीव जी के जाने के बाद क्या परिस्थिति पैदा होती। पर वो वही वाली बात है, वही मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर एक बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। तो उस समय दादाजी अंदर से इतने ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, उदास थे कि उनको मेरे पिताजी की प्रेजेंस में एक कंफर्ट मिलता था। तो मेरे पिताजी सारा काम छोड़ के वहीं बैठे रहते थे, कहते थे महेंद्र कुर्ता बदलवाइए, वो भी करते थे, महेंद्र करवट दिलवाइए। तो इस स्थिति तक। और बच्चों में एक मैं था, एक मेरी बुआ जी की बेटी सबीना सोरान, हाँ सबीना, हाँ सबीना, वो सोमीर बुआ जी की बात तो नहीं, हाँ सबीना और समीर। तो समीर और मेरे जितने कज़न ने, मेरे कहते सबसे ज़्यादा क्लोजनेस मेरी समीर के साथ है। तो हमारा, क्योंकि एक तो बिल्कुल सेम एज हो गई हमारी। अभी अब 40 कितना एज होगी आपकी? मेरी इस समय 47। हाँ ठीक। तो हमारी सेम एज है, हम दोनों को वो मजाक पसंद है और वो भी बड़ा पॉजिटिव लड़का है। तो हमारी आपस में बड़ी एक अच्छा एक रिलेशन रहा है हमेशा से। और बस उस समय ने बहुत कुछ सिखाया भी। दादाजी ये कहते थे, अब जैसे मैं उन लीडर का नाम नहीं लूँगा, पर एक बहुत सीनियर लीडर के पास उस समय दादाजी गए थे। उन्होंने ये कहा था उनको कि भाई इंदिरा जी ने संजय आगे कर रखा। सोनिया गांधी जी के पास गए थे तो मुझे मेरा रिसर्च चाहिए था उस तो कि भाई मैंने सुरेंद्र आगे कर रखा था, पर वो चला गया। अब मेरे लिए महेंद्र आगे, इसको जो करना है आप इसको बनाओ, क्योंकि आगे मेरे काम ये करेगा। जैसे इंदिरा जी ने भी संजय जी को आगे कर रखा था, और संजय जी के जाने के बाद उन्होंने मेनका को आगे नहीं किया, उन्होंने राजीव जी को आगे किया। तो दादाजी उस समय कहते बेटा ये वक्त की बात होती है, मैंने जिन लोगों को हाथ लगाकर सोना बनाया वो इस समय मेरा हाल पूछने नहीं आ रहे। कितना वो इस समय मेरा हाल पूछने नहीं आ रहे। कहता है और कहता तेरा पापा बैठा रहे है। तो मतलब वो इस चीज़ को, एक लीजेंड व्यक्ति का जो बुढ़ापा है वो देखेंगे तो ना। पर ये चीज़ मैं कहूँगा, मैंने कोई व्यक्ति ऐसा नहीं देख रखा जिनकी मतलब उस अवस्था में भी, उस स्थिति में भी उनके स्टेचर में या उनकी शान में इतना भी अगर मैंने मतलब ग्रेट, मतलब मुझे गर्व है मैं उस आदमी का पोता। वो है ना, बड़े साफ सुथरे से कपड़े पहनना पसंद करते। बिल्कुल बिल्कुल है ना, और उनको पेन का शौक था। पेन का शौक था अपना। अगर पपीता भी अगर खा रहे खुद काट के छील के खुद वो करके खाते थे। वो घड़ियाँ बहुत शौकीन। पर यूँ
घड़ी के शौकीन थे, घड़ियाँ इकट्ठे करने के शौकीन नहीं थे। तो मान लो उनके पास घड़ी है और आप उनके पास आ गए, 6-8 महीने से उन्हें वो पहन रखी है, खोल के आपको दे देंगे। मुझे कई बार तो लगता है कि 2-3 लोग तो उनके पास यूँ ही बैठे रहते थे, कभी घड़ी हाथ लग जाए ना। अच्छा, जैसे आपने तो शाम की बात जाने अनजाने आ गई कि वो गए सोनिया जी के पास और ये बातें हुई, वो चौधरी रणवीर सिंह जी को अपनी पॉलिटिकल वारिस बनाना चाहे। लेकिन अभी जो तोसाम है, जहाँ से चौधरी बंसीलाल जी का राजनीतिक पॉलिटिकल एक जर्नी शुरू होती है, वो तोसाम। बिल्कुल। और मैं देख रहा हूँ कि ये इलेक्शन ऐसा पहला इलेक्शन है जहाँ बीजेपी के मंच से भी चौधरी बंसीलाल जी के गुणगान हो रहे हैं और कांग्रेस के मंच से भी हो रहे हैं। ऐसा कोई मंच नहीं है जो ये कह रहा हो कि चौधरी बंसीलाल को भूल जाओ, सब बंसीलाल जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल। आप उनमें से कांग्रेस के साथ हैं, बिल्कुल नेचुरल सी बात है, आप रावदान सिंह को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो तोसाम है, अब मुझे ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा आपकी क्रियाकलापों से मुझे लग रहा है कि वो जो तोसाम है, आप वहाँ पे अपने दादाजी की जो ज़मीन है उसको आप उसमें अपनी संभावनाएं देख रहे हैं। क्या ये सच है? और अगर सच है तो क्या आपकी चौधरी बंसीलाल से इस संबंध में कोई बात हुई थी कभी? देखो, इस सवाल का जवाब थोड़ा लंबा है, दीजिए, फुर्सत से हूँ मैं। पहली चीज़ ये है कि जो पुराना भिवानी ज़िला जो था, जो अब भिवानी और दादरी ज़िला है जी, ये मेरे दादाजी का घर था। ठीक, ये इसी मिट्टी में हम जन्मे और यहाँ के लोगों का दादाजी के प्रति एक इमोशनल कनेक्ट है, प्यार है। और इसी के कारण अगर यहाँ पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति आएगा, उनको दादाजी का नाम लेना ही पड़ता है, क्योंकि उनको कोई मान लो व्यक्ति सर्वे के आधार पे चलता हो, सर्वे वाले बोलते हैं जी उनका नाम ज़रूर ले लेना। ठीक, तो चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी आए, चाहे मुख्यमंत्री कोई भी आए, भिवानी में आके चौधरी बंसीलाल जी को इग्नोर करना किसी के बस की बात नहीं है। और मेरी उनसे इस बारे में बात ज़रूर हुई थी। एक परिस्थिति में बात हुई थी, तो मैंने उनको ये कहा था कि एक समय के बाद में मेरे को राजनीति में आना ही है। आपने कहा अपने दादा को? हाँ, एक समय के बाद आना ही है। कहता ऐसा क्यों? जी, आपके साथ जो जुड़े हुए परिवार हैं, इतने पुराने समर्थक रहे हैं, जो एक परिवार का हिस्सा हैं, वो आगे फिर क्या सोचेंगे, आगे क्या करेंगे? तो उन्होंने उन परिस्थितियों को देखते हुए, सब चीज़ को देखते हुए मुझे ये कहा था भाई तो 15 साल बाद जाना। अच्छा, तो मेरे को उस समय बात समझ नहीं आई थी। वो 15 साल कंप्लीट हो गए, कोविड के टाइम 15 साल कंप्लीट हो गए थे। तो कोविड के बाद में मैंने और हल्कों में जाना शुरू कर दिया था, जिसमें तोशाम नंबर 1 था। अच्छा, अब इलाके की अगर मैं बात करूं, मुंडाल हल्का जो पुराना था, उस मिट्टी से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के जो समर्थक परिवार जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उनसे मेरा विशेष लगाव है। क्योंकि जो इमेच्योरिटी वाला मेरा पीरियड है सीखने का, वो उन्होंने मुझे सिखाया। अच्छा, ठीक। जो बारडा हल्का है, उनके जो समर्थक हैं, उनसे भी मैं बेहद प्यार करता हूँ, क्योंकि जो थोड़ी समझ से और ज़्यादा समझ वो उन्होंने मुझे दी, चाहे वहाँ के विरोधी रहे हों। सर्कमस्टेंसेस बस ऐसे ही बनते चले गए आप लोगों की। हाँ। आप लोगों ने बहुत मेहनत की बारडा में। हाँ, और आपके पिताजी ने तो बारडा के लिए, मतलब उनका जो दर्द अच्छा लगता है कई बार, वो नेचुरल भी लगता है। आज तक किसी भी व्यक्ति ने एमएलए या ना एमएलए रहते हुए इतना काम नहीं करा है जितना मेरे पिताजी ने वहाँ करा रखा है। पता नहीं किस तरह का हल्का है वो कि नैना चुटला आई रोजी। देखो, हल्का बहुत बढ़िया है वो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यही आपको बता रहा हूँ कि मुझे वहाँ के लोग और समर्थक बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। क्यों? जैसा कि मैंने कहा, विपरीत परिस्थितियों में और अच्छी परिस्थितियों में, हर चीज़ में जिसके साथ जब समय बीतता है ना, तो एक ऐसा कनेक्ट बन जाता है जो आप भुला नहीं सकते। जो मतलब आज भी कोई मेरे को 3 साल बाद भी अगर कोई मिल रहा होगा, चाहे मैं कई बार नाम भूल जाऊँ, चेहरे से एकदम याद आ जाएगा और वो इंसिडेंट याद आ जाता है
और क्यों, तो प्यार बहुत मिला है और मिलता रहेगा, मुझे विश्वास है, क्योंकि वो इलाका मैं छोड़ूंगा नहीं, बिल्कुल भी, कभी भी नहीं छोड़ूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ लगाए हुए हैं। आप कहीं पे, अब आज आप गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स आप चला रहे हो, पर हरी भूमि से क्या आपको प्यार नहीं है? उतना ही है। बिल्कुल। कल 2 दिन पहले कैप्टन साहब का इंटरव्यू किया, मुझे बड़ा आनंद आ रहा था उनके साथ बातचीत करने में। चाहे भले ही वो मेरे मतलब उनका हरी भूमि उनका खड़ा किया वो संस्थान है, लेकिन मैंने तो अपने जीवन के सर्वोत्तम काल हरी भूमि में दिए। बिल्कुल। तो जो मेरी ज़िंदगी का जो एक सबसे अच्छा जो एक समय होता है जो यूथ का, उसका मेजर पार्ट मैंने बारडाल के में दिया हुआ है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है और मतलब वो लिंक हमेशा हमेशा रहेगा। अब तोशाम मतलब दादाजी। अच्छा। तोशाम मतलब दादाजी। और तोशाम हलके में जब मैंने कदम रखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा प्यार मुझे मिलेगा। अच्छा, वो मतलब आपके दादा की जो 15 साल पुरानी बात है, हाँ, वो अब आपको लग रहा है कि अब मैं तो कितनी दूरदर्शिता। मैं जैसे गया वहाँ पे, मतलब बंसियाड़ो पोतो आ गयो, दूर गए हैं, ठीक। और जो युवा भाई हैं उनके साथ में क्या रहा कि कहते दूसरे परिवार के तो युवा हमारे बीच में, हम देखते हैं उनके जो समर्थकों के बीच में आ जाते हैं, हमारे परिवार का कोई कौन दिखा हमने जो हमारे बीच में आके हम जिससे बात कर सकते हो। तो इसलिए एक ऐसी भावना के साथ में मेरे भाई सारे ऐसे जुड़े कि मतलब मैं कह रहा हूँ, मतलब मेरा दिल पिघल गया एकदम, मैं फ्लोर हो गया। तो भी आपकी फ्रीक्वेंटली मूवमेंट तोशाम की रहती? दोनों जगह, बारडा भी तोशाम भी। हाँ, एक समय ऐसा था जब मैं एक बार एक फ्लो में मैं पूरा तोशाम कवर जब मैं करना चाह रहा था, उस समय मैंने फोकस सिर्फ तोशाम पे रखा, क्योंकि कुछ ताकतें ऐसी थी जो नहीं चाह रही थी कि मैं तोशाम में आऊँ, तो मैं उनको मोमेंटम बनाने नहीं देना चाहता था। मैं मेरे दादाजी के समर्थकों से जुड़ने के लिए बेताब था, तो मैं नहीं चाह रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता था, आज मैंने 10 प्रोग्राम बनाए, सुबह पता चला 10 में से 2 किसी ने कैंसिल करवा दिए। मैं कहा कोई बात नहीं, मेरे तो आपकी आंटी हैं, वो कौन करवाएगा, मैं तो करवाऊंगा नहीं। मैं ना, आप तो नहीं करवाओगे बिल्कुल भी। और पर मैं जो करवाए मैं नाम नहीं लेता, मेरी ये आदत है। आपको आपका जो कैंपेन है वो आपके दादाजी की लेगेसी पे है, आपकी आंटी के पे कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं बोल। मेरा जो कैंपेन है, मेरा जो एम है, मेरा जो एजेंडा है, वो ये है कि दादाजी चौधरी बंसीलाल जी के राज का जो राज था, वो हरियाणा के लिए मेरे ख्याल से एक स्वर्णिम समय था। उसमें क्या चीज़ खास थी? विकास। दूसरी ये कि सब बिरादरियों को साथ लेकर चलना, ठीक, चाहे मतलब महिलाओं के बारे में हो, चाहे हर तरह की जाति के बारे में, उनका कोई फैसला जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर। बहुत सारे लोगों को तो कई साल बाद ये, अब जब कास्ट पॉलिटिक्स जिंदा हुई है तो लोगों को पता चला कि चौधरी बंसीलाल जाट थे। बिल्कुल। उनका सरनेम तो आज भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बिल्कुल। कास्ट और रिलीजन दोनों की पॉलिटिक्स उन्होंने कभी की नहीं। हाँ। एरिया की भी पॉलिटिक्स उन्होंने नहीं की। हाँ। तो पूरे हरियाणा को एक नज़र से देखना, तो मेरा फोकस ये है, मेरी कोशिश ये है कि ये वाली राजनीति वापस से आनी चाहिए, और हरियाणा के विकास में हमारे भिवानी और दादरी के जो युवा हैं, उनका योगदान होना ज़रूरी है, उनका हिस्सा होना ज़रूरी है। ये हरियाणा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ के जो युवा हैं बहुत प्रतिभाशाली हैं, बाकी जगह के भी युवा बहुत प्रतिभाशाली हैं, पर हमारे इलाके के जो युवा हैं, मतलब मैं शायद थोड़ा पार्शल भी हूँ इस बारे में, पर मैंने ये देखा है, क्योंकि दादाजी ने जो यहाँ पर चीज़ इंट्रोड्यूस करी थी, उनका एजुकेशन में पूरा फोकस था। बीच में 3-4-6 साल का पीरियड ऐसा आया था जब हरियाणा में नकल बहुत चलती थी, और जब मेरे पिताजी विधायक बने थे, उस समय शुरू के 2 साल कुछ समर्थक नाराज़ भी हुए थे, क्योंकि मेरे पिताजी कभी नकल के लिए या किसी चीज़ के लिए कभी भी सिफारिश नहीं करते थे कि भी नहीं, और उस समय ये आम चलन होता था कि भी नकल करवाना चाहिए, और आज थोड़ा डील दे दिए। हाँ। तो मैं उन्हीं चीज़ों को लेकर, और आज के दिन जैसा कि आपने बताया, और शायद इसमें कुछ रोल आपने भी प्ले किया है कि दादाजी को और उनकी राजनीति को लोगों तक पहुंचाने का, कि लोगों के मन में अंदर कहीं ना कहीं यार वैसा सा हमें चाहिए आदमी जो इस तरह की बात करे, जो सकारात्मक बात करे, जो आपस में लड़ाने की बात ना करे, और अपने इलाके में जो वहाँ रहता हो, जो हम वे जिसके जाके हम बाह पकड़ सकते हो।
जिसमें बिचौलियाँ ना हो बीच में। मुझे बिचौलियों से इसीलिए मैं आपको बताता हूँ एलर्जी रहती है, क्योंकि मेरे को मेरे दादाजी से दूर रखने का काम बिचौलियों का था। मेरे पिताजी को मेरे दादाजी से दूर रखने का काम बिचौलियों का था। डायरेक्ट कनेक्टिविटी, मैं तो डायरेक्ट कनेक्ट, मैं तो अपना फ़ोन नंबर हर किसी को दे के चलता हूँ कि भाई मैं फ़ोन अगर नहीं उठा पाऊँ तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। क्यों, अब जैसे आप साथ में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे, तो फ़ोन तो साथ में है नहीं। हाँ। इससे अगर किसी का फ़ोन आएगा मैं नहीं उठा पाऊँगा, व्हाट्सएप मैसेज आएगा, मैं 99% जवाब ज़रूर देता हूँ। 1% कभी गलती में रह जाए वो अलग चीज़ है। तो सीधी कनेक्टिविटी, और सीधी कनेक्टिविटी और एक सिस्टम तो देखो बनाना ही पड़ता है आपको। अपनी ऑफिस तो चलाना है, ऑफिस में आपको कुछ अलग अलग इलाकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेशक किसी को देनी पड़े, परंतु आपका समर्थक आपसे सीधा जुड़ सकना चाहिए। उस तक संदेश आपका अगर जाना है वो एक किसी सिस्टम के माध्यम से बेशक चला जाए, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेज से चला जाए, चाहे वो आपके घर से फ़ोन जा रहा है उससे चला जाए, कोठी से फ़ोन जाए, कुछ जाए, वो अलग चीज़ है। परंतु अगर उसको कभी कोई काम हो तब उसको उस माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, तब सीधी बात होनी चाहिए। तो अब मतलब मैं ये थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूँ कि अब जो आपका, आपने चुनाव तो लड़ा नहीं है अभी तक? नहीं लड़ा। तो अब नेक्स्ट जब भी 2024 में चुनाव आएंगे तो आप तोसाम से लड़ना चाहेंगे या बारडा से लड़ना चाहेंगे? ये फैसला पार्टी का है। मैं दोनों जगह के लिए प्रबल जीतने वाला उम्मीदवार हूँ। अच्छा, हाँ, जहाँ से भी मतलब पार्टी चाहिए। मेरे को तो दादरी के भाई बुला रहे हैं, कह रहे आप यहाँ से भी लड़ो। तो अब पार्टी की मजबूती हमें देखनी है। अब आज के दिन भी इस समय मेरा फोकस इसी चीज़ को लेकर है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भाई आप कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अभी जैसा कि आपने कहा था, हर उम्मीदवार चौधरी बंसीलाल जी के नाम पे वोट मांग रहा है, पर इसलिए मैं सब अपना, आपका तो जायज़ है वोट मांगने का। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छा, क्या लग रहा है आपको रावदान सिंह जी का, कि क्या सिचुएशन है अभी? इस समय उनकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। अच्छा, बाकी देखो चुनाव में हर दिन में कहीं, अब हम यहाँ पे अगर बैठे बात कर रहे हैं, कहीं पे कोई रावदान सिंह जी के लिए वोट मांग रहा है, कहीं पे कोई धर्मवीर जी के लिए वोट मांग रहा है, तो जहाँ कहीं कोई हाँ भर रहा है, कहीं कोई ना भर रहा है, तो जितनी देर में हम ये बात कर रहे हैं इस दौरान भी चुनाव थोड़ा बदलता रहता है। पर आज के दिन परिस्थिति रावदान सिंह जी की बहुत अच्छी है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छी है। कारण उसके पीछे क्या है? उसके पीछे कारण ये है कि इस समय जो आम जनता जो कह रही है, जो वोटर जो आम कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से प्रभावित हैं। अपना देखो कृषि प्रधान क्षेत्र है और किसानों के साथ में सही नहीं हुआ, और किसानों में रोष है। किसानों में रोष है मतलब जनता में रोष है। कहीं किसी दफ्तर में बैठा हुआ आदमी शायद किसानी की जो किसानी को वही समझता है जो किसानी करता हो, जो करता हो, या किसानी करता हो, या जिसके साथी किसान हो। मैं आपके साथ बैठ के अगर बात करता हूँ और जो आप मेरे दोस्त हो, तो मेरे को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ, धीरे धीरे आपको मेरी समस्याओं का पता चल जाएगा। तो उसी तरीके से जो आदमी किसानों के साथ जुड़ा होता है उनको अंदाज़ा रहता है। एक ये राजनीति में थोड़ा बदलाव पहले से आया है। पहले जो आप केंद्र में भी देखो, जो कृषि मंत्री होते डॉक्टर बलराम जाखड़ होंगे, भाई बनता था सीजन्ड पॉलिटिशियन, अब जितनी आमदनी का कुछ हिस्सा खेती पर निर्भर करता हो, तो इसलिए वो उसको उसकी समस्या बताए। ट्रैक्टर के टायर लोग भी कृषि मंत्री बन जाते हैं जिनको ये पूरा एमएसपी का भी पता नहीं होता कि एमएसपी है क्या। अभी मीटिंग हुई थी, उसमें कृषि मंत्री ने पूछा एमएसपी है क्या। अब देखो, अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ राजनीति में ये बदलाव थोड़ा, और इसीलिए ये वोटर को भी समझना ज़रूरी है आज के दिन कि हमें सही व्यक्ति को विधानसभा में भेजना ज़रूरी है। क्योंकि हम आगे भविष्य में किस दिशा में जा रहे हैं ये हम ही तय करेंगे, हमारा वोट तय करेगा। अगर हम मान लो किसी को अनिरुद्ध पसंद नहीं, ठीक, किसी कारण ना पसंद हो, पर अगर उसको भी अगर वो ये सोच ले चलो एक बार आजमा के देखें। आपके नाम का क्या अर्थ क्या है अनिरुद्ध? जिसके रास्ते में रुकावटें ना आए। अच्छा, हाँ। और आपके जीवन में तो बहुत रुकावटें हैं। नहीं, मैं इसको रुकावटें मैं मानता ही नहीं। मेरे लिए सब रुकावटें दूर होती हैं। ये मैं इनको एजुकेशन मानता हूँ। अच्छा, कि मान लो कोई समस्या है, कोई पूछा, रुकावटें दूर होती जाती है। किसने रखा आपका ये नाम? मेरी मदर ने। और ये पीछे जो चौधरी टाइटल लगाया ये आपने लगाया? ये क्या, देखो जो सरनेम है ना, ये सरनेम
हमारे से ऊपर वाली पीढ़ी में तो थे ही नहीं। ये तो अंग्रेज़ों का जो सिस्टम था, नेम सरनेम, वरना अगर मैं गोलागढ़ जाऊँ, किसका है? महेंद्र का। कि दो नाम है, रणवीर सिंह जी और महेंद्र, दो नाम है उनके। अगर मुंडाल जाऊँ, किसका है? नीलू का। तो सरनेम तो कौन पूछता था हमने, पर वो अंग्रेज़ों के कारण सरनेम करके वो बनाओ। तो हमारी फैमिली में, हमारी पीढ़ी में सबके सरनेम चौधरी वो लिख दिए। हाँ, तो मेरे पिताजी का बचपन का नाम महेंद्र था। महेंद्र और सुरेंद्र, ये दो बेटे थे। अच्छा। चौधरी बंसीलाल के। बीच में मेरे पिताजी की थोड़ी तबीयत वगैरह ज़्यादा ख़राब रही, तो उस टाइम जब तबीयत वगैरह उनकी ख़राब थी, ये वो, तब किसी ने बोला होगा कि नाम सूट नहीं करता। अच्छा। तो नाम चेंज कर दिया रणवीर सिंह। रणवीर। फिर क्या हुआ, पिताजी यहाँ पर कोर्ट में बैठते थे, तो किसी वो बोला भी जाके महेंद्र से मिल आइए। किसी ने बोला, तो वो आते थे, मिलते थे, भाई महेंद्र तो नहीं था, कोई रणवीर सिंह था, उससे मिलाए। तो फिर मेरे ख्याल से ये रणवीर सिंह महेंद्र ही दुविधा दूर करने के लिए रणवीर सिंह महेंद्र कर दिया, और वो फिर ऐसा ब्रांड बन गया कि बस वो चलता ही चला गया। आपका नाम किसने रखा? आपके पापा ने? मेरी मदर ने। मदर ने रखा। हाँ। और अब एक सिमिलरिटी भी अपने में है कि आप हाँ। एक समानता है कि आपके पापा मुंडालबा रखे हैं। हाँ। मैं भी मुंडालबा रहा। वाह वाह वाह। तो मुंडाल का मेरे नाना जी का। कैसा लगता है आपको मुंडाल के लोग? मैं बहुत अच्छा लगता है, बड़ा मज़ा आता है। मैं तो कहता हूँ कि अगर ये जन्म मृत्यु है तो मुझे अगले जन्म में भी मुंडाल का दामाद बनाना हूँ, मतलब मेरी ये इच्छा है। देखो, मैं थोड़ा और आध्यात्मिक हूँ, जैसे कर्म करूँगा वहाँ वैसे मेरा वो होगा, पर मेरी जो आत्मा है वो सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती है कि किस तरीके से क्या एक्सपीरियंस रहेगा। वो कई बार ये चीज़ के बारे में हर कोई सोचता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, क्या, तो ये एक पहेली, एक ऐसी मिस्ट्री है जो बाद में ही पता चलेगा कि। अच्छा, एक लास्ट सवाल मैं पूछना भूल गया। जैसे आमतौर पे राजनेताओं के बच्चे थोड़े खाने पीने के शौकीन होते हैं, पार्टियों के शौकीन होते हैं, थोड़ा ड्रिंक व्रिंक भी कर लेते हैं, क्या आप में ऐसे शौक हैं? नहीं, मैंने आज तक मुझे किसी और के ड्रिंक करने से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आज तक, मुझे नहीं पता इसका टेस्ट कैसा है। लिटिल कभी नहीं लगा? कभी भी नहीं। मतलब कभी खांसी हो जाए और खांसी की दवाई में अल्कोहल कंटेंट 2%, 1%, 0.5% हो, वो अलग चीज़ है। अच्छा। पर मैंने कभी नहीं। और उसका मेरा सीधा सा कारण ये है, मुझे मान लो कोई अगर खाने की चीज़ पसंद है, मान लो चूरमा पसंद है, तो फिर उसका मैं तसल्ली से खाता हूँ। तो मुझे पहले तो मैं यूँ नहीं पीता था कभी कि गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। कॉलेज समय के समय जब ये चीज़ देखा कि भाई कोई गलत बात में नहीं है, तब मैंने यूँ शुरू नहीं करी कि कहीं मुझे इसकी आदत ना पड़ जाए। और फिर मेरी ज़िद होगी कि नहीं पीऊँगा। और हमारे परिवार में आपको पता है, ज़िद पकड़ के तो पकड़ लिए। जिद आपके परिवार की पहचान भी है ना? पहचान भी है, वो बड़ी जिद्दी है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और जब तक आदमी जिद्दी नहीं हो, काम नहीं कर सकता। क्योंकि काम करने के लिए एक ज़िद की ज़रूरत है। मुझे अगर भिवानी में हर जगह पब्लिकली अवेलेबल युवाओं के लिए वाईफाई अगर मुझे लेके आना है और मैंने ज़िद पकड़ दी तो मैं लेके आऊँगा। ज़िद नहीं तो ठीक है, हो रहा है, किसी ने अड़चन डाल दी, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। पर अगर ज़िद है तो फिर आप उसको ओवरकम करोगे कैसे भी करके। दोस्तों, ये थे अनिरुद्ध चौधरी। चौधरी बंसीलाल का पोता होना कोई छोटी बात नहीं है, और ये उनके इकलौते पोते हैं। मुझे लगता है कि अनिरुद्ध चौधरी ने अपनी सारी बातें दिल खोलकर बताई हैं। कहीं भी किसी सवाल पे वो अटके नहीं, और एक सहज उत्तर मुझे देते हुए वो नज़र आए हैं। मुझे तो उनकी बातें बहुत अच्छी लगी हैं, और चौधरी बंसीलाल की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जानने का आज अवसर मिला है। उनकी दादी के भी जीवन के पहलुओं के बारे में आज हमें पता लगा है। चौधरी सुरेंद्र सिंह, चौधरी रणवीर सिंह महेंद्रा की भी बहुत सारी बातें जो इससे पहले हमने कभी नहीं सुनी होंगी, उनका भी आज पता चला है। अनिरुद्ध चौधरी का ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, उनकी बातें कैसी लगी, वो आपको व्यक्तिगत रूप से किस तरह के इंसान लगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो अनिरुद्ध भाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से 7 साल बड़े हैं, और तो इस नाते मैं, अब छोटा होने के नाते भी आपको शुभकामनाएं देता हूँ। आपका मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा, और साथ के साथ में कमेंट वाली बात में बोलता हूँ। आजकल सोशल मीडिया पे क्या है
जो मेरे विरोधी के साथ जुड़ा होगा वो नीचे कमेंट में उल्टा लिखेगा, जो हमारे साथ कोई मुझे वैसे पहले जानता होगा वो मेरे बारे में एक्चुअली अच्छा लिखेगा। अभी तक आपके जितने भी इंटरव्यू हैं, आपके बारे में लोगों को पता ही बहुत कम है। आपने जो बातें हमने आज की हैं शेयर, वो तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है ही नहीं पहले भी। हाँ, नहीं है। तो जब तक हम किसी को बताएंगे नहीं हम क्या है, तो पता कैसे चलेगा? मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरे से 2-4 और पत्रकार भाइयों ने मेरे से समय मांग रखा था, पर मेरे मन में वो भी जिद थी कि पहला मैं आपको ही दूंगा इंटरव्यू। बढ़िया, बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।